तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज के इस डाउट क्लियरिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और अपने अपने जो मार्च क्लोजिंग के बाद जो ऑडिट वगैरह का जो कार्य है उसको निपटाकर बहुत सारा तैयारी अपना जो है आने वाले प्रमोशन एग्जाम्स के लिए कर रहे होंगे। आप देखे होंगे कि बैंकिंग जीवन में आपको आराम करने का कभी समय मिलता नहीं है ना रामपाल जी? आप तो जी इतने सर। साल का काम किए हुए हैं, तो बैंकिंग जीवन में आप सोचेंगे कि हाँ अब ये काम निपट गया, अब मैं थोड़ा आराम करूँगा। ऐसा समय ना आया था, ना आएगा। रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद आराम करने का समय मिलेगा। उसके लिए क्या करना है आपको? उस आराम करने के लिए अपने शरीर को सही रखना होगा, क्योंकि रिटायरमेंट जब होगा तो उस समय अगर आपका शरीर सही रहेगा तो आप अपनी जो इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर है उसको पूरा कर पाएंगे। तो आज के सेशंस में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो डाउट क्लियरिंग सेशन है और इसमें सवाल आपके रहेंगे। एक एक टॉपिक वाइज जो 5 टॉपिक हैं जो प्रमोशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल जो हैं हम आपसे चर्चा करेंगे कि उस टॉपिक में से आपको क्या दिक्कत आती है, उस टॉपिक में कौन से डाउट्स हैं आपके जो क्लियर किए जाने चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे हम लोग आज से सेशन में चर्चा करेंगे। और हमेशा ये मान के चलिए कि ये जो प्रक्रिया है बैंकिंग में, सीखने वाली जो प्रक्रिया है, जो लर्निंग आपकी जो हैबिट है, ये हमेशा बने होना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 24 घंटे में आधा घंटा आप नए डेवलपमेंट पे, बैंकिंग में क्या नए टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, बैंकिंग में कोई नया चेंजेस आया, या आरबीआई की साइट उठा के देख लीजिए कोई नया पॉलिसी लाया गया, कोई नया इंस्ट्रक्शन बैंक को जारी किया। क्योंकि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। इसीलिए जो हायर स्किल के एग्जाम में आप देखे होंगे, या चाहे लोअर स्किल का एग्जाम क्यों ना हो, या क्लरिकल टू ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो तमाम चीज़ों पे सवाल आते हैं जो रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस होते हैं, रिजर्व बैंक के डायरेक्टिव्स होते हैं, या रिजर्व बैंक में कोई चेंजेस किया होगा, बैंकों को निर्देश दिया होगा, उन पर सवाल आते हैं। तो बहुत सारे साथी आ गए हैं, दीपक जी, चंदन कुमार जी, संतोष जी, रामपाल जी पहले से विराजमान हैं। आज विजय ताम्रकार जी भी दिख रहे हैं और भी बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा पूरा सेशन आप आज का है, आपका है। इसमें डाउट इस टॉपिक को, एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं सबसे पहले केवाईसी से, है ना? क्या? नो योर कस्टमर से। तो ये जो टॉपिक है नो योर कस्टमर, ये प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और प्राइम टॉपिक है। प्राइम टॉपिक है। जिस तरह लोन में आपका प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है ना, ठीक उसी तरह प्रमोशन एग्जाम में भी ये भी प्रियरिटी सेक्टर क्वेश्चन होता है। क्या? नो योर कस्टमर एक टॉपिक से। तो नो योर कस्टमर में से अगर किसी साथी को कोई डाउट हो या उनके मन में किसी भी प्रकार का इस टॉपिक से डाउट हो, तो वो माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। क्योंकि नो योर कस्टमर से हमने बहुत सारे समय समय पर वीडियोस के माध्यम से या मॉक टेस्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम आपको जो है बता चुके हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रमोशन एग्जाम में सवाल जो है बराबर आते हैं। और आपने देखा होगा पिछला अभी एग्जाम हुआ आईडीबीआई का, और भी प्रथमा ग्रामीण बैंक का, और भी बैंकों के हुए, कई कई बैंकों में 3-3, 4-4 और 5-5 सवाल भी केवाईसी गाइडलाइन से आया गया। तो ये टॉपिक जो है एक बड़ा टॉपिक है। क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना दीपक जी? ये इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो भी बैंक में हम काम करते हैं, पहला जो भी रिलेशन डेवलप होगा किसके माध्यम से? ये देखिए, एक कस्टमर आया है, उसका शकल सूरत कुछ नहीं दिख रहा है, पीछे स्क्रीन देखिए आप, है ना चंदन कुमार जी? ये जो कस्टमर आया है हम इसको जानते ही नहीं है। अभी ये देखो आपके पीछे एक स्क्रीन में दिख रहा होगा बंदा, उसका कान कुछ नहीं है ना, नहीं जानता है। तो ये नो योर कस्टमर ही एक ऐसा पद्धति है, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा एक पैमाना है जिससे हम उसको जान पाते हैं। तो ये पहला संबंध है जिससे वो हमारे बैंक से जुड़ता है।
इसीलिए ये आधारभूत स्ट्रक्चर है जिसको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बैंकों में प्रमोशन एग्जाम में इसमें सवाल आता है। तो किसी साथी को इसमें से कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। वैसे जो है काफ़ी क्लियरिटी से हम लोग इसको जो है नो योर कस्टमर से हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, और अगर कोई सवाल नहीं हो तो फिर हम आगे टॉपिक में जाएंगे। लेकिन हम दीपक जी से पूछना चाहते हैं। दीपक जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? केवाईसी में से आप एक सवाल जो है कौन सा पॉपुलर कैटेगरी का है जो हमेशा पूछता है या उसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है केवाईसी में से? दीपक जी। अच्छा, दीपक जी की आवाज़ नहीं आ रही है हमारे तक। तो केवाईसी में से एक जो ज्यादातर जो उसका, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, अधिकतर पूछते हैं हाई, मीडियम और लो कस्टमर ड्यूरेशन। बहुत ये बढ़िया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। एक सवाल जो अभी मैडम ने कहा, मैं नाम नहीं देख पाया कौन मैडम बोल रही हैं, बट उन्होंने एक अच्छा चीज बताया कि एक सवाल अपना स्थान सुनिश्चित करता है। वो सवाल है कि जो रिस्क कैटेगराइजेशन है वो उसका री केवाईसी रिस्क के हिसाब से कब किया जाता है। क्योंकि नो योर कस्टमर में 4 पिलर होते हैं, 4 पिलर होते हैं। पहला पिलर होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, किसी कस्टमर को हम एक्सेप्ट करते हैं उसकी पॉलिसी। दूसरा होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, हम ग्राहक को कैसे जाने, मेथड क्या है। और तीसरा होता है रिस्क कैटेगराइजेशन, रिस्क क्लासिफिकेशन, कि जो ग्राहक आप अपने बैंक के साथ जोड़ रहे हैं वो ग्राहक लो रिस्क का है, हाई रिस्क का है, मीडियम रिस्क का है। और चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो रिस्क कैटेगराइजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी एक मैडम ने कहा कि रिस्क कैटेगराइजेशन उसमें से री केवाईसी किस किस फ्रीक्वेंसी में की जाती है। तो जब भी ग्राहक हमसे जुड़ते हैं तो उनका रिस्क क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्राहक के उनके व्यवसाय के आधार पर, उनके व्यक्तिगत परिभाषा के आधार पर, और वो रिस्क क्लासिफिकेशन के आधार पर उनको कैटेगरी दिया जाता है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क। सपोज एक ग्राहक जो है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, तो उनको कौन से रिस्क में रखा जाएगा विजय ताम्रका जी? हाई रिस्क में, हाई रिस्क में रखा जाएगा। तो हाई रिस्क में आते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जिसको एनआरआई कहते हैं। और एक एनआरआई कौन होता है? जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज़्यादा जो है इंडिया से बाहर रहा, उसको एनआरआई कहते हैं। फिर पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन होता है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं जो जो राजनीति से जुड़े हुए और एक्सपोज पर्सन होते हैं। फिर होते हैं ट्रस्ट अकाउंट्स होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, क्लब के अकाउंट होते हैं, और नॉन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको एनजीओ कहते हैं, एनजीओ होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, बुलियन ज्वेलर्स होते हैं, इनके अकाउंट्स होते हैं। ये हाई रिस्क कस्टमर होते हैं। अब अगर रही मीडियम रिस्क की बात है तो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, लिमिटेड कंपनीज होते हैं, एचयूएफ होता है, और प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होते हैं, ये मीडियम रिस्क में होते हैं। और जैसे सैलरीड पर्सन है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, स्मॉल अकाउंट्स हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हैं, ये लो रिस्क में होते हैं। तो ये जो है काम आप उसी दिन करते हैं जिस दिन अकाउंट ओपन करते हैं, उनका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उसके आधार पर उनमें कर देते हैं कि वो लो रिस्क में है, मीडियम रिस्क में, हाई रिस्क में है। तो अगर लो रिस्क में है तो उसमें जो री केवाईसी लिया जाएगा वो 10 सालों में, मीडियम रिस्क में जो री केवाईसी ली जाएगी वो 8 साल में, और हाई रिस्क में जो री केवाईसी ली जाएगी वो 2 साल में। ये फ्रीक्वेंसी है, और ये मैडम ने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे भी लगता है ये जरूर आपको याद करना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, याद हो भी गया होगा, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर सीरीज का क्वेश्चन है। री केवाईसी शुड बी सबमिटेड फॉर वंस इन फ्रीक्वेंसी फॉर द मीडियम रिस्क कस्टमर। तो मीडियम रिस्क कस्टमर के लिए री केवाईसी 8 साल में पूरा किया जाता है। तो वैसे ही हाई रिस्क के लिए री केवाईसी 2 सालों में, और लो रिस्क के लिए री केवाईसी जो है कितने सालों में की जाती है? वो है 10 सालों में।
इसमें एक सवाल और भी आता है, ज्यादातर हायर स्केल में आता है और नेशनलाइज बैंकों में आता है, वो है कि रिस्क कैटेगराइजेशन की फ्रीक्वेंसी कब होती है, मतलब कब कब रिव्यू किया जाता है उसको। कोई साथी जानते हो तो उसका जवाब दे दीजिए। रिस्क जो फ्रीक्वेंसी है रिव्यू का, तो वो क्या होता है? 6 month। 6 मंथ, बहुत बढ़िया। 6 मंथ 6 जो है, month है सर। 6 मंथ किया जाता है, ये हुई बढ़िया बात। अब केवाईसी में 4 पिलर को याद कर लीजिए। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है आपका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा है आपका रिस्क मॉनिटरिंग कैटेगराइजेशन, और ट्रांजेक्शन। चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन। अब कोई साथी बता पाएगा माइक्रोफोन ऑन करके कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नो योर कस्टमर से आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, वो बताइए। उसका ट्रांजेक्शन रहता है जो 10,000 एवब रिपोर्टिंग करना पड़ता है। उसका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैश विड्रॉल अगर 10,000 से एवब करते हैं तो एलसीसी देना पड़ता है ना उसका। नहीं, ये आप सही बोल रहे हैं, टॉपिक आपका सही है। वो आता है रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसको मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर किया जाता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है। तो रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो 3 तरह के रिपोर्टिंग होते हैं। कौन पहला रिपोर्टिंग होता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, सीटीआर जिसको बोलते हैं, सीटीआर जो बोलते हैं। और ये सारा जो मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का हिस्सा है उसको कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कहते हैं। और अगर कोई ग्राहक 1 महीने में 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी आहरण कर रहा है या 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी जमा कर रहा है, तो ऐसे ग्राहकों को जो ट्रांजैक्शन है उनको रिपोर्ट की जाती है, एफआईयू को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट की जाती है। अब सवाल ये पूछता है कि ये जो रिपोर्टिंग है कितने दिनों में की जाती है महीना खत्म होने के बाद। तो कोई साथी 15 दिन। हम्म, 15 दिन। बहुत बढ़िया, टीटीआर का 15 डेज और एसटीआर का 7 डेज। 7 days। बहुत बढ़िया। और काउंटरफिट करेंसी नोट का? सक्सीडिंग 15 days है। बहुत बढ़िया। काउंटरफिट। हाँ। तो ये 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, तो 10 लाख से ज्यादा के नगद लेन देन पे वो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है एफआईयू को रिपोर्ट की जाती है, और वो महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर। तो जो सीटीआर इज टू बी सबमिटेड मंथली बेसिस और विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ मंथ, 15 दिनों के अंदर जो है एफआईयू को रिपोर्ट की जानी चाहिए। और एक होती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अगर कोई 7 days। ट्रांजैक्शन सस्पिशियस नजर आता है, सस्पिशियस का मतलब क्या है कि जो काला धन से जुड़ा हुआ हो, बेनामी संपत्ति से जुड़ा हुआ हो, देश की सुरक्षा में सेंध के लिए हुआ हो, या कोई आपको ऐसा लगता है कि जो भी देश के अहित करना चाहते हैं, या कोई जो टेररिस्ट फंडिंग से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन आपको अगर कंफर्म हो जाते हैं तो उस तारीख से 7 डेज के अंदर इनको रिपोर्ट की जाती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को। तो दूसरा रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट होता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इज टू बी सबमिटेड टू एफआईयू विद इन 7 डेज फ्रॉम द कंफर्मेशन ऑफ डेट ऑफ सस्पिशियस। तो जिस दिन उसका कंफर्मेशन होता है उसके 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट करनी होती है। और एक रिपोर्ट जो पूछा जाता है CFCR, काउंटरफिट करेंसी नोट। काउंटरफिट करेंसी नोट जो जाली नोट कहते हैं, अगर जाली नोट की रिपोर्टिंग की बात करी जाए, अगर साधारणतः बात करी जाए तो दीपक जी बोलेंगे कहाँ लगा है सर, हम तो रिपोर्ट ही नहीं करते, इतने साल नौकरी हो गई, 6 साल। तो उसकी रिपोर्टिंग जो है एक्चुअल में ब्रांच से आरओ जाता नहीं है, इसलिए रीजनल ऑफिस करता नहीं है, कोई एक आध ब्रांच कर देता है तो रिपोर्टिंग होती है। एक्चुअल में CFCR की जो रिपोर्टिंग होती है हर महीना क्लोज होने के 15 दिनों के अंदर जो है ये रिपोर्ट की जाती है। तो काउंटरफिट करेंसी नोट के बारे में 2 चीजें हैं, कंफ्यूजन होता है। अगर उसमें पूछा जाए रिजर्व बैंक को कब रिपोर्ट करनी है, तो महीना खत्म होने के 7 दिनों के अंदर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को कब रिपोर्ट करनी है, तो महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर। तो अभी तक के मगर 2 साल को देखा जाए तो एक बार ही पूछा गया कि काउंटरफिट करेंसी नोट जो है, काउंटरफिट करेंसी नोट जो है वो आरबीआई को या आरबीआई की जो लोकल
चेस्ट जो उनकी शाखा होता है, इशू डिपार्टमेंट होता है, उसको कब इन्फॉर्म किया जाता है। और बाकी मैक्सिमम अगर 11 बार आया होगा तो एक बार आरबीआई पूछा गया, 10 बार जो पूछा गया CFCR की रिपोर्टिंग FIU को कब की जाती है, तो 15 दिनों के अंदर की जाती है, महीना खत्म होने के बाद। और जो नो योर कस्टमर के तहत जो एक और चीज पूछा जाता है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो होता है, वो कोई साथी बता पाए तो हमारा बढ़िया होगा, एक अच्छा डिस्कशन होगा और भी साथी जो हैं उनको सीखने मिलेगा। तो पहली चीज तो हमने बताया जो ज्यादातर पूछा जाता है, रिस्क रिव्यू कैटेगराइजेशन, और दूसरा जो हमने बताया मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और तीसरा इंपॉर्टेंट कोई साथी बताए तो अच्छा होगा। आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर बताइए, चर्चा करने से। सर ओबीडी के बारे में, हाँ जी, ओबीडी के बारे में सर। सेक्शन के बारे में सर किस ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं ना। क्या चीज थोड़ा क्लियर करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। मैम सर कभी पैन कार्ड दे देते हैं ये। अच्छा, ओके, हाँ, कि मतलब पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है कि एड्रेस प्रूफ हाँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। फ्रॉम और द ब्रांच में तो फॉलोइंग हम लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स which is not the officially valid document for address proof, ऐसा पूछा जाता है ना। तो उसमें पैन कार्ड लिखा रहता है तो पैन कार्ड पे टिक लगाते हैं। तो कई साथी जो हैं गुमराह हो जाते हैं कि अरे सर पैन कार्ड तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सवाल पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ब्रांच ये में सर अच्छा है आधार और आपका पैन ही तो कि मांगते हैं। उसमें ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, बट किसके लिए है, आइडेंटिफिकेशन है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए। और सवाल ये पूछता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ, तो पैन कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये सवाल पूछा जाता है। आप लोग भूल रहे हैं, एक सवाल और पूछता है, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड के बारे में सवाल फाइव भी है, है ना। फाइव भी है। तो ये जो है ज्यादा जो है सर CKYCR। हाँ, CKYCR भी पूछता है कि CKYCR का जो है फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और उसके बारे में जो है वो पूछा जाता है CKYCR के लिए। लेकिन CKYCR से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पूछा जाता है, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो हमारे स्नेह प्रसाद जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हैं, उनका एग्जाम हो गया ना, इसलिए। तो जो प्रिजर्वेशन ऑफ जो रिकॉर्ड है उसमें पूछा जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करते हैं, वो जो है प्रिजर्वेशन कितने साल तक आपको रखना होगा, ये सवाल पूछता है। तो ये क्या होना चाहिए रामपाल जी? 5 ईयर। हाँ, 5 सालों 5 तक रखना है। तो इतने बार इस सवाल का सर इस सवाल तो का ब्रांच में सर एक क्वेश्चन है, ब्रांच में अगर लोन डॉक्यूमेंट रखा हुआ है तो वो कितने साल तक रखा है? ऐसा KYC गाइडलाइन के जो भी आपके प्रमोशन एग्जाम में होते हैं ना, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आप अगर लोन डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर चीज़ों को जो रखते हैं ना, जैसे आप, तो एक तो है कि उनका लोन जब तक रहेगा तब तक रखना है, और उसमें EMs रहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उनके जो लिमिटेशन पीरियड के आधार पर रखना होता है। लेकिन वो इस KYC डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर वो देखना है तो आपकी लोन पॉलिसी में लोन डॉक्यूमेंटेशन का पर्टिकुलर हिस्सा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बात हो रही है नो योर कस्टमर, और नो योर कस्टमर में RBI गाइडलाइंस ने जो दिया है क्लियर कट कि प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड शुड बी प्रिजर्व बाय द बैंक ब्रांच। वो होता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन यू हैव रिपोर्टेड टू द FIU, इट शुड बी प्रिजर्व फॉर 5 ईयर्स, 5 साल। वैसे आप कहाँ मानने वाले, आप तो 10 साल तक रखे रहते हो। लेकिन जब पुलिस या कहीं से आता है कि इसका पुराना 5 साल का रिकॉर्ड दो, तो फटाक से पुलिस, हाँ सर, एज पर RBI गाइडलाइन वी आर वेरी सॉरी टू से सर द रिकॉर्ड आर नॉट अवेलेबल एट आवर एंड, ऐसे कर देते हैं। ठीक है। तो अदरवाइज जो है मैक्सिमम ज़्यादातर जो ब्रांचेज हैं वो 10 साल तक प्रिजर्व करती हैं, अगर ये केसेस हो भी गया तब भी, है ना, 10 साल का। लेकिन सवाल अगर आपको आता है, इंटरनल एक पॉलिसी होता है आपका लोन डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ, यहाँ पर अगर KYC से जुड़ा हुआ सवाल प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड से आएगा तो सीधा 5 साल लगा लीजिएगा। फिर जब मैनेजर बन जाएंगे तो एक और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जब एक मैनेजर बनते हैं ना,
तो सबसे पहला काम करिएगा, आप लोग जितने भी साथी प्रमोशन पाए हैं या पाने वाले हैं, तो अगर ऑफिसर बन गए तो आपको हर महीने एक पॉलिसी प्रिंट करके उसका बिल्कुल एरा फाइल बना के, या तो एक होता है ना रोल फाइल बना के, बुक टाइप का बना के अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। आज अभी अप्रैल महीना है, जितने भी साथी यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले आज जो है आप लोग का कल या बैंक जाएंगे तो आप एक पॉलिसी प्रिंट कर लीजिए। वो पॉलिसी जो है आप डिसाइड करिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है लॉकर की एक पॉलिसी या ऑपरेशनल मैनुअल गाइडलाइन, अब लॉकर का निकाल लीजिए, 25-30 पन्ने का होगा, और उसको महीने भर पढ़िए, चलेगा? ठीक है स्नेह प्रसाद जी, अभी तो एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन आदत है तो आप क्या करिए, लॉकर की वो पॉलिसी प्रिंट करके अपने बैंक की पूरा ले आइए, और 30 दिन आपके पास एक एक पन्ना एक एक दिन पढ़िए, और सर उसमें अभी और कोई। प्रिंट नहीं होता है, हाँ जी, प्रिंट और नहीं होता है। अच्छा, हाँ ये भी बात है, प्रिंट नहीं होता है आपके यहाँ, तो IDBI से बोल रहे हैं मैडम शायद, है ना? जी सर, और प्रिंट लॉकर का अभी सर्कुलर भी चेंज हुआ है। हाँ, ये आप सब तो आप तो कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, आपका तो पेस्ट कॉपी भी नहीं होता है। नहीं सर, हाँ, तो वो तो फिर कैसे करना पड़ेगा वो? वो प्रिंट ब्रांच से ही पढ़ना पड़ेगा, ब्रांच से पढ़ना और पड़ेगा। ब्रांच में टाइम नहीं होता। हाँ, तो कभी जब वीक में एक टाइम मिले ना, तो आप उसे बुलेट पॉइंट जो है डायरी में नोट्स बना लीजिएगा। जैसे हम लाइब्रेरी जाते हैं ना, बचपन में पढ़ते लाइब्रेरी जाते थे, तो समझ लो कि वहाँ कॉपी करना नहीं मिलता था, तो वहीं उतार के ले आते थे, वैसे टाइप का। और कोई साथी नो योर कस्टमर में कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर अगले टॉपिक पर हम बढ़ेंगे। CKYCR जो एक सेंट्रल KYC रजिस्ट्री होता है, जहाँ पर सारे जो, अगर कोई ग्राहक एक बार आता है, उसका अगर प्रूफ ऑफ ID एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस दे देता है, तो उसको बार बार एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ देने की जरूरत नहीं। अगर एक CKYC हो गया तो फिर वो कहीं भी खाते खोल सकता है, अगर CKYC नंबर दे दे तो। ठीक है, और CKYC नंबर कितने डिजिट का होता है, कोई साथी जरा टाइप करके बता दीजिए CKYC का नंबर। तो CKYCR जो होते हैं वो नंबर कितने डिजिट का होता है? 14 डिजिट। यस, 14 डिजिट का एक नंबर होता है, और वो नंबर अगर दे दिया तो उसको फिर बार बार प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्ट हो गया। एक KYC में एक चीज और होता है जो पूछा जाता है, वो होता है यूटिलिटी बिल्स कितने महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 2 महीने। 2 महीने से 2 ज्यादा मंथ 2 मंथ से ज्यादा 2 नहीं मंथ होना चाहिए। एक और सवाल पूछा जाता है इसमें KYC से, कि अगर किसी ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोला है, तो वो अदर अकाउंट जो है शुड बी क्लोज विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। 30 दिन। 30 डेज। 30 डेज। तो ये कुछ पॉपुलर सीरीज के क्वेश्चन है, कि अगर कोई बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है, तो और जो नॉर्मल अकाउंट ओपन किया है उसको 30 डेज के अंदर उसको क्लोज करना होगा। साथ ही साथ जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की बात आई, तो एक सीरीज ऑफ हिस्ट्री बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसको नो फ्रिल अकाउंट कहा गया। मतलब ये है कि हमारे चंदन कुमार जी के पास अगर कोई ग्राहक आया, तो उन्होंने बोला खाता खोलना है सर, तो उन्होंने बोला प्रूफ ऑफ ID, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ है नहीं है, तो भी खाता खोल देंगे, लेकिन उन खाते को नो फ्रिल अकाउंट कहा जाता था। उस नो फ्रिल अकाउंट की लिमिटेशन थी, बाद में उसका परिभाषा बदला, उसको स्मॉल अकाउंट कहा गया, फिर थोड़ा परिभाषा परिशुद्ध होकर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट आया। और अभी की स्थिति में बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के 2 परिभाषा हैं, एक तो है विदाउट KYC, एक होता है विद KYC। क्योंकि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट अगर खोल रहा है, तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज जो है, उनमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या रियायती दरों पे जो है वो मिलता है। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विद KYC में कुछ लिमिटेशन है, और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विद KYC में कोई लिमिटेशन नहीं है, विदाउट KYC में कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, कि उसके खाते में किसी भी समय 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं हो सकता है, एक साल फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकता है, और वो उस खाते से 10,000 से ज्यादा विड्रॉल मंथली नहीं कर सकता है, एक महीने में 4 विड्रॉल कर सकता है, फॉरेन करेंसी जो है उसमें क्रेडिट नहीं हो सकती है, ये लिमिटेशन है। लेकिन अगर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में विद KYC आता है, तो उसमें लिमिटेशन जो दिखा गया है वो लिमिटेशन नहीं रहता है, वो नॉर्मल अकाउंट डील करता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट ओपन किया है,
उसके लिए भी देखो वो जो लिमिटेशन है वो 1 साल तक के लिए है। फिर 1 साल के अंदर जो है उसको जो है सारे प्रूफ देने हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट देने हैं, प्रूफ ऑफ आईडी देना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। अगर वो 1 साल के अंदर प्रूफ ऑफ आईडी नहीं दे पा रहा है तो सोचिए कैसा इंसान है ना। मतलब वो बैंक में खाता खोला, अब बैंक में खाता खोलने के बाद हम पासबुक देते हैं, उस पासबुक के आधार पर तो सारे केवाईसी बन जाएंगे ना चंदन कुमार जी। अब बताइए दीपक जी, सही बात है, बन जाएंगे ना। तो अब वो अगर 1 साल तक लेन देन कर रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है, और उसके बाद भी अगर वो केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता है तो हम उसको फ्रीज कर देंगे। इसीलिए एक चीज और भी पूछा जाता है कि फॉर बेसिक बैंक डिपॉजिट अकाउंट प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आईडी शुड बी सबमिटेड विद इन द 12 मंथ्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग। जिस दिन से खाता खोला है उसके 12 महीने के अंदर अकाउंट ओपनिंग वो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है देना पड़ेगा, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। अगर नहीं देता है तो फिर हम उसको पार्शियल फ्रीज कर सकते हैं, नोटिस देके फ्रीज कर सकते हैं। अब एक कंडीशन इसमें और देता है कि अगर वो 12 महीने के अंदर ये दिखा दे, ये बता दे कि उसने कहीं भी ये प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है इनिशिएट कर दिया है, मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ ऑफ आईडी के लिए एप्लीकेशन दे दिया है, और उसका वो पावती दिखा दे, तो वो 1 साल का समय उसको और मिल जाता है। सपोज वो आधार सेंटर का जो पहले नॉमिनेशन वाला पर्ची दिखा दे कि सर मैंने आधार में ये किया है, तो आप 1 साल बढ़ा दोगे क्योंकि 1 महीने के अंदर ओरिजिनल उसका आ जाएगा। तो ये चीज़ें केवाईसी में इम्पोर्टेंट हैं। जो चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस किया, इसके अलावा अगर किसी के मन में कोई सवाल हो केवाईसी से जुड़ा हुआ तो पूछिए, नहीं तो हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे। अभी सर वीडियो केवाईसी का क्वेश्चन आया था सर हमारे यहाँ। क्या क्वेश्चन आया था सर? वो ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है फाइनेंशियल ईयर में? अच्छा, क्या है? 2 लाख, 2 लाख है सर। ओके, वीडियो केवाईसी के लिए जो फाइनेंशियल लिमिट 2 लाख है, क्योंकि ये जो है पेमेंट बैंक जो अभी चालू हुए हैं उनके आधार पर ये पॉलिसी रिजर्व बैंक ने उसको सुधारा है। तो वीडियो केवाईसी एक नया जो केवाईसी है और आने वाले दिनों में आप लोग के यहाँ बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा। वीडियो केवाईसी के ऐसा स्ट्रक्चर है, रिजर्व बैंक ने उसको अप्रूव किया है। पहले तो सेलेक्टेड डेमो बेसिस पे ट्रायल किया था, अभी उसको सभी बैंकों को कर दिया है, और प्राइवेट बैंक और दूसरे बैंक कॉमर्शियल बैंक जो है चालू भी कर दिए हैं। वीडियो केवाईसी में ये कोविड को देखते हुए एक लिंक आता है, लिंक आने पर वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर आपको जो है एक्ट करना होता है, और आपका वो स्कैन होके उसको वो वीडियो केवाईसी कंफर्म हो जाती है ना। और आप लोग का वीडियो केवाईसी के माध्यम से अगर कोई कंफर्मेशन आपको हो गया, अगर कैप्चर सही तरह से डाटा हो गया तो उनकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि उसमें कई बार इंस्ट्रक्शन आते हैं, अलग अलग बैंक का अलग अलग हो सकता है। आप अपना पैन कार्ड लेके दिखाइए, तो आप पैन कार्ड लेके ऐसे दिखाओगे, फोटो खींचोगे, है ना, और जो ऐसे करके राइट मूव करो, लेफ्ट मूव करो। कई बार इंस्ट्रक्शन ऐसे आते हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ को पढ़ के सुनाना है, तो उसको पढ़ के सुनाइए। ये सारा वीडियो केवाईसी का अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो चलिए अगला टॉपिक पे बढ़ें, आप लोग की इजाज़त हो तो अगला टॉपिक, इसमें मेरे ख्याल से इतने जो चीज़ डिस्कस किए वो आपके लिए मैंडेटरी तरीके से मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, और उसमें से जुड़े हुए सवाल आएंगे तो आप बढ़िया से कर पाएंगे। अब दूसरा टॉपिक बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक वो है प्रियॉरिटी सेक्टर। ये हुई ना गजब की बात, प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये टॉपिक भी आपका एक मेजर टॉपिक है, प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग एक बड़ा टॉपिक है। मैं तो बोलता हूँ एक दिन पूरा लगा दीजिए प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग के, क्योंकि इसके 8 सेक्टर हैं प्रियॉरिटी, 8 सेक्टर हैं प्रियॉरिटी के। यहाँ देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए पीले वाले कितने, 8 हैं, और ये लाल वाला 1 है। ये हमारा दीपक कुमार है, रेड वाला स्नेह प्रसाद है, और इधर 8 मतलब आदमी एक काम करेगा 8। क्योंकि हमारा जो दीपक कुमार बोल रहे हैं हम यही तो करते हैं सर, प्रियॉरिटी सेक्टर। तो प्रियॉरिटी सेक्टर के से जुड़ा हुआ जो सवाल है, कई बार देखा गया 5 सवाल भी आते हैं, कई बार देखा गया 3 सवाल भी आते हैं, लेकिन कम से कम 2 या 3 सवाल तो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग से जरूर आते हैं। तो प्रियॉरिटी सेक्टर में जो 8 आइटम्स हैं, जो 8 कैटेगरी हैं, उनमें सबसे जो प्रियॉरिटी है, सबसे ज्यादा प्राइम प्रियॉरिटी है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा प्रियॉरिटी है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, अभी भी बोलते हैं 70% जो जनसंख्या है गांव में रहती है और वो कृषि पर आधारित है।
और खेती किसानी करते हैं, इसलिए इससे जुड़े हुए जो वित्त पोषण किया जाता है उसको प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा माना जाता है। फिर दूसरा सेक्टर है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस प्रतिष्ठान दो तरह के होते हैं, जो एक उत्पादन करते हैं और दूसरा एक सेवा प्रदाता होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। और इसके 3 डेफिनेशन है, एक माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो ये एमएसएमई होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा एमएसएमई, और तीसरा है आपका एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा अगर अच्छी रहेगी, एजुकेशन अच्छा रहेगा तो एक इंसान निर्माण होगा, और एक इंसान जब निर्माण होगा तो उसका उत्पादन, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा और देश हित में लगेगा, समाज कल्याण में लगेगा, और जो वो खुद का अच्छा जीवन जी पाएगा। दूसरा है हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन एक जो है इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर है। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर प्रायोरिटी सेक्टर, और एक होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट लिस्ट प्रायोरिटी, बहुत कम सवाल आते हैं, नहीं के बराबर सवाल आते हैं। ज़्यादातर सवाल एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, और एक सवाल प्राय जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछा जा रहा है हॉस्पिटल वगैरह के लिए। तो और एक होता है वीकर सेक्शन से भी सवाल पूछा जाता है। तो आप में से कोई इसमें से डाउट है जिसमें कि वो पार्ट समझ में नहीं आता है, उस पर आप जो है मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अदरवाइज प्रायोरिटी सेक्टर तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप 2, 3, 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। वाह क्या मज़ा आ गया प्रायोरिटी सेक्टर। जिस काम को हम रात दिन करते हैं वो काम उसको गहनता से अगर जान पाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, तो प्रायोरिटी सेक्टर से क्या चीज़ आपको थोड़े परेशानी होती है, ज़रा बताएंगे, या इनमें कोई डाउट हो तो ज़रा हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ जी, विजय कुमार ताम्रकर जी, कौन सा पार्ट कठिन लगता है प्रायोरिटी सेक्टर में आपको, या कौन सा लगता है कि इसमें से सवाल आते हैं? सर इसमें तो बेसिकली एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन और हाउसिंग, ये 4 सेक्शन होते हैं जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बात उनका टारगेट याद हो जाना चाहिए। टारगेट प्रायोरिटी सेक्टर के सारे टारगेट याद हो जाने चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर के जो टारगेट हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये भी है ना, रोटी कपड़ा मकान वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, एजुकेशन लोन और हाउसिंग लोन। लेकिन इसको जानने से पहले हमको टारगेट याद हो जाना चाहिए। टारगेट कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या टारगेट है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या टारगेट है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या टारगेट है, और रीजनल रूरल बैंक के लिए क्या टारगेट है। तो टारगेट जो है आपको सबसे पहले प्रायोरिटी, टारगेट कितने % है। तो जो अलग अलग टारगेट्स होते हैं, जैसे टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट अगर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो वो होता है 40% ऑफ ANBC CEO BE व्हिच एवर इज हायर। और अगर ग्रामीण बैंक की बात करें RRB की, तो वो टारगेट होता है 75% ऑफ ANBC और CEOB व्हिच एवर इज हायर। तो टारगेट पार्ट को याद करने के लिए 2-3 बार वीडियोस को देखने पड़ते हैं, या तो PDF को देखना पड़ता है, या आपको हाथ से लिखना होता है। अगर हाथ से लिख लिए टारगेट तो फिर कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो वो याद हो जाता है। जैसे 40% तो याद हो जाता होगा, 18% ऑफ एग्रीकल्चर भी आपको याद हो जाता होगा। कन्फ्यूजन कहाँ होता होगा, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में कन्फ्यूजन होता होगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए 10% है। फिर ईयर वाइज एक नया क्राइटेरिया दिया है, 2021 में 8% था, 2022 में 9%, 2023 में 9.5%, 2024 में 10%। ये मार्जिनल एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो वो आपके लिए कठिन हो रहा होगा। फिर एक होगा आपका वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन का टारगेट कोई साथी बताएंगे? 12%। साथी मुकेश कुमार जी 40, 18, 10, 7.5, 12 बता दिए, है ना। तो आप बताइए
12% किसका टारगेट है? वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन का टारगेट है, लेकिन ये कॉमर्शियल बैंक्स के लिए है। अगर यही हाँ, आरआरबी के लिए टारगेट 15%। 15%। टारगेट बोलेगा तो क्या होगा? 15%। 15% बोलेगा। बहुत बढ़िया। अब ये जो टारगेट्स हैं, जो 12% टारगेट है, वो ईयर वाइज इसको सेग्रीगेट किया गया है। 2021 में वो 10% था, 2022 में वो 11%, 2023 में 11.5%, 2024 में 12%। ठीक है, तो 2024 जो है वो 12% होगा, और आरआरबी के लिए 15% ऑफ एएनबीसी है। और एक जो आपको कंफ्यूजन होता है वो 7.50%, 7.5% जी होता है माइक्रो इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो हैं 7.5%। तो ठीक है विजय ताम्रकार जी, तो प्रियरिटी सेक्टर में टारगेट्स को याद रखने हैं, और टारगेट्स आर बेस्ड ऑन एएनबीसी आर COBE व्हिचएवर इज हायर, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एंड क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर व्हिचएवर इज हायर पे निर्धारित होता है। तो ये एक पार्ट है जिसमें हम एक लाइन में इधर लिख दिए मुकेश जी 40, 18, 10, 7.5 और 12। कोई साथी आरआरबी के लिए लिख दो वैसे ही सेम आरआरबी के लिए। और इन्होंने क्या सीरीज बनाया है, 40% मतलब टोटल प्रियरिटी सेक्टर, 18% मतलब एग्रीकल्चर, 10% मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, 7.5% मतलब एमएसएमई और 12% मतलब वीकर सेक्शन। बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं। ठीक उसी तरह आरआरबी के लिए कोई उसी सीरीज में टाइप कर दीजिए तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना। 40% टोटल प्रियरिटी सेक्टर, 18% एग्रीकल्चर, 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, और 12% जो है वीकर सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो है ये अगर आरआरबी की बात करें तो 75% टोटल प्रियरिटी सेक्टर, 18% एग्रीकल्चर, 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस और 15% वीकर सेक्शन। ये आपका आरआरबी के लिए हो गया। अब एक चीज इसमें और पूछता है कि वीकर सेक्शन क्या होता है। वीकर सेक्शन पूछता है, ये देखिए राज ओझा जी ने लिख दिया 75% टोटल प्रियरिटी सेक्टर आरआरबी के लिए, 18% जो है वो एग्रीकल्चर है, 10% जो है वो आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, और 7.5% माइक्रो इंटरप्राइजेस है, 15% वीकर सेक्शन है। अब एक सवाल जो है कि वीकर सेक्शन में क्या आते हैं। वीकर सेक्शन में जो आएंगे वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वीकर सेक्शन में आते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो हैं काफ़ी प्रियरिटी वाले सवाल आते हैं इसमें, इनका स्थान सुनिश्चित होता है प्रमोशन एग्जाम में। स्मॉल फार्मर क्या है, मार्जिनल फार्मर क्या है? मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास जो है 1 हेक्टेयर की जमीन होती है, और स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर की जमीन होती है। लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर आर कॉल्ड मार्जिनल फार्मर, और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक के अगर ज़मीन है तो उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर। और इनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए इनको वीकर सेक्शन में रखा गया ताकि ये जो सीमांत और लघु किसान हैं ये बढ़कर बड़े किसान की श्रेणी में आ जाएं, अच्छे मेहनत करें और उनकी आमदनी बढ़े, और वो भी लैंड और खरीद लें और बड़े श्रेणी में आ जाएं। ये वीकर सेक्शन के हिस्सा होते हैं। फिर जो गांव में काश्तकार होते हैं, विलेज इंटरेस्ट कटेज इंडस्ट्री होते हैं, जो काश्तकार होते हैं, वो उनको जो लोन दिया जाता है वो भी जो लोन मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक के जो लोन होते हैं वो वीकर सेक्शन के हिस्सा होते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो लोन दिया जाता है वीकर सेक्शन का हिस्सा होता है। ST/SC बेनिफिशरीज को जो लोन दिया जाता है वो भी वीकर सेक्शन का हिस्सा होता है। डिजेबल पर्सन को जो लोन दिया जाता है वो भी वीकर सेक्शन का हिस्सा होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोन दिया जाता है वो भी वीकर सेक्शन का हिस्सा होता है। जो प्रधानमंत्री जन धन में जो OD दिया जाता है वो भी वीकर सेक्शन का हिस्सा होता है। जो लोन टू पुअर पर्सन फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द मनी लेंडर, वो भी जो है वीकर सेक्शन का हिस्सा होता है। अगर कोई साहूकार से पैसा लिया हुआ है और वो 1 लाख रुपए तक का पैसा हो और उसको जो है चुका रहे हैं, तो
उसको रूरल डेप्ट स्वैप भी कहते हैं, और मनी लेंडर से लिया गया कोई गरीब आदमी है तो भी वीकर सेक्शन का हिस्सा होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोन देते हैं वो भी वीकर सेक्शन का हिस्सा होता है। NULM जो लोन देते हैं वो भी वीकर सेक्शन, NRLM भी वीकर सेक्शन, और आपका जो एक वुमेन बेनिफिशियरी 1 लाख तक के लोन जो वुमेन बेनिफिशियरी हैं वो भी वीकर सेक्शन का हिस्सा होते हैं। एक इसमें आपको जानने वाली बात यह है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो लोन देते हैं वो वीकर सेक्शन का हिस्सा होता है। तो आपने माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन कौन आएंगे वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी में सबसे पहले मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसी, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगर बेनिफिशरीज हैं तो इनको वीकर सेक्शन में दिखाया जाता है। अच्छा, अब बढ़ते हैं, ये तो हो गया वीकर सेक्शन। अब जो ज़्यादातर जो पॉपुलर सीरीज का क्वेश्चन है, कोई साथी बताएगा जो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है पॉपुलर सीरीज में? और क्या पूछता है प्रायोरिटी सेक्टर में? हाउसिंग मेट्रो एरिया में या अदर एरिया में कितना पॉपुलेशन में कितना कॉस्ट होगा, कितना लोन दे सकते हैं? बहुत बढ़िया। ये सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर कि हाउसिंग में, हाउसिंग एरिया, हाउसिंग लोन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि कितने लाख रुपए तक के अगर लोन दिए जाते हैं तो हाउसिंग लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होंगे, या वो जो घर बना रहा है उसका पूरा खर्चा कितना है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। तो उसके लिए एरिया डिसाइड किया हुआ है। रूरल एरिया है तो अलग प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। अगर रूरल अदर एरिया है, एक होगा मेट्रो एरिया और एक होगा अदर एरिया। तो रूरल एरिया में अगर 25 लाख रुपए तक का लोन है और 30 लाख रुपए तक के आपके उसका कॉस्ट है, प्रोजेक्ट कास्ट, तो वो कहलाएगा प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा। और मेट्रो एरिया में अगर 35 लाख तक के लोन है और 45 लाख तक का उसका प्रोजेक्ट कास्ट है तो कहलाएगा प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा। ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक साथी ने लिखा है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, ये भी बहुत पॉपुलर है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछता है इसका सब्सिडी का परसेंटेज कितना है। आप बताओ, आप सोचो कि वो सवाल को क्यों पूछता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा सब्सिडी है। कितने सब्सिडी है बताइए, जरा टाइप करके बताइए। What is the maximum subsidy provided under agri clinic and agri business center for special category? तो बताइए। 44%। 44% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। सोचो, वो सवाल ऐसे ही नहीं पूछता है, वो सवाल क्यों पूछता है? 44% ऑफ प्रोजेक्ट कास्ट। आप प्रोजेक्ट कास्ट क्या होता है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर में? कोई साथी टाइप कर दो। इंडिविजुअल में प्रोजेक्ट कास्ट कितना होता है? इंडिविजुअल में प्रोजेक्ट कास्ट होता है 20 लाख रुपए, है ना? कितना होता है? 20 लाख रुपए। और अगर हाईली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है तो 25 लाख। और अगर ग्रुप की बात करें तो 1 करोड़। 1 करोड़। तो सोचिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कास्ट है और 44 लाख जो है आपकी सब्सिडी है, तो कितनी बड़ी सब्सिडी है? बहुत बड़ी सब्सिडी है ना दीपक, है ना? मतलब लगभग 50% मान लें अगर मोटा मोटी अगर तोलना है तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। आप देखिएगा एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर में पूछता है कि मैक्सिमम सब्सिडी कितना है, 44%। क्योंकि 44% जो है बहुत ज़्यादा होता है सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी दे रहा है सरकार। मतलब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कास्ट है तो लगभग मान को 50 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है और 50 लाख रुपए जो है वो आपकी पूंजी है, बैंक उसमें लोन देती है और उसको रिपेमेंट आपको करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला जो इम्पोर्टेंट इसमें जो पूछता है अभी, जो उसमें पूछता है सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अगर आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ फैसिलिटीज के लिए जो भी हॉस्पिटल निर्माण करेंगे उसमें कितना मैक्सिमम फाइनेंस जो है प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा, ये सवाल जो है प्रायोरिटी में पूछा जाता है। तो वो जो है उसमें रिवाइज किया है, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम फाइनेंस 5 करोड़ किया जाता है। लेकिन जो सवाल आयुष्मान भारत के तहत पूछा गया है, हॉस्पिटल निर्माण के लिए पूछा गया, उसमें होगा 10 करोड़।
उसमें होगा 10 करोड़। तो इसका उत्तर होगा 10 करोड़। तो कई साथी अगर 1 साल पहले का वीडियो देखेंगे तो गलत कर जाएंगे, क्योंकि 1 साल पहले वो 5 करोड़ था। ठीक है, 1 साल पहले की तो कोई भी वीडियो देखिएगा नहीं, अगर देख लिए तो एक बार लेटेस्ट जो हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए तो डाउट क्लियरिंग सेशंस लाते हैं। 1 साल पहले की वीडियो देखेंगे, मान लीजिए सितंबर 2020 से पहले की वीडियो देखेंगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि सर हम तो सही करके आए और फेल हो गए, क्योंकि चेंजेस बहुत हो जाता है बैंक में, इसलिए हमेशा अपडेट लगातार पढ़ने की जरूरत है, नए अपडेट जानने की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं सर आप ही के वीडियो में पढ़े हैं, ठीक है हम ही वीडियो में पढ़े हैं, हम उस समय बढ़िया पढ़ाए थे, जिस समय हमारा दीपक पढ़ा था है उस समय सही पढ़ाए थे, बराबर थे। लेकिन क्या करें, जब पढ़ा के हम घर पहुंचे थे तब तक बदल गया था, तब तक नियम बदल गया था। सर चलिए, एसएसजी में नो हाँ कोलेटरल फ्री लोन कितना 2 लाख हो गया ना सर वो? 2 लाख हो गया, इसका जवाब देंगे हमारा दीपक कुमार देगा। हाँ दीपक, क्या सवाल छोड़ा भैया, जवाब दीजिए। हाँ जी दीपक जी बोलिए। आज दीपक का माइक काम नहीं कर रहा है, आवाज नहीं आ रही। एसएचजी में जो कोलेटरल फ्री लोन है 2 लाख नहीं 20 लाख तक कर दिया। क्या किया है, 20 लाख तक कोलेटरल फ्री दे 20 सकते हैं। लाख। क्या हुआ कि मई जून 2020 के बाद जो डिक्लेरेशन किया सीतारमन जी ने, उस समय अर्बन एरिया में जो एसएचजीज हैं उनको 20 लाख की कोलेटरल फ्री किया था, लेकिन ये 21 में सितंबर अक्टूबर 21 में इन्होंने वो 20 लाख को एनआरएलएम या रूरल एरिया की एसएचजीज को भी बढ़ा दिया। पहले उन्होंने अर्बन एरिया में 20 लाख तक कोलेटरल फ्री किया था, अब रूरल एरिया में 20 लाख कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है चंदन जी। आप सोचिए, आप गांव में काम करते हैं, बहुत है। छोटे से गांव में है ना, वहां अगर 20 लाख रुपए दोगे तो 20 लाख रुपए सोचो, बहुत बड़ा रकम है बहुत ज्यादा बिजनेस रकम हो करने के जाता है। लिए, बिजनेस करने के लिए है वो, मतलब माइक्रो क्रेडिट प्लान के साथ। क्योंकि एसएचजी का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले बचत करेंगे, छोटी छोटी बचत करेंगे, 3 महीना तक वो ग्रुप बनाएंगे, बैठक करेंगे, रेगुलर सेविंग करेंगे, रेगुलर मीटिंग करेंगे, रेगुलर ईटिंग करेंगे, रेगुलर अकाउंट चलाएंगे, रेगुलर लैंडिंग करेंगे, रेगुलर रिकवरी करेंगे, रेगुलर वो सेविंग करेंगे, तब जाके उनको क्या है एक रिवॉल्विंग फंड मिलता है 10,000 से 15,000। फिर 3 महीने तक उस प्रक्रिया को जारी रखेंगे तो क्रेडिट लिंकेज मिलता है 6 लाख का एसएचजी के माध्यम से। अब उनको आप गांव में 20 लाख रुपए दे दोगे तो 20 लाख रुपए में वो जो भी बिजनेस करेंगे उसकी मार्केटिंग कितनी होगी, क्योंकि गांव में तो बड़ी दुविधा है। गांव में आप सोचिए, गांव में सपोज ये हमारे चंदन कुमार जी हैं, 4 पूरा गाय खरीद के लाते हैं, बढ़िया सा हरियाणा से लेके आते हैं गाय, और वो एक एक गाय 10-10 लीटर दूध देते हैं, लेकिन खरीदने वाला कौन है बताओ, पड़ोसी भी नहीं खरीदता है आपका गाँव में। क्यों? क्योंकि वो भी देसी गाय रखा है, अपने खाने पीने के लिए बना ले रहा है। तो होता ये है कि अच्छा आप इसके पास मार्केटिंग स्किल नहीं है गांव में, वो जाके बाहर नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि जो खरीदने वाले लोग हैं कहाँ बैठे हुए हैं, शहर में बैठे हुए हैं, शहर तक ले जाएगा दूध फट जाएगा, साधन नहीं है। तो सोचिए कितनी विकट परिस्थिति है, वहां पर आपको क्या बिजनेस करना है। तो इसके लिए इसीलिए 20 लाख बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी सरकार ने बोला कि 20 लाख रुपए तक अभी कोलेटरल फ्री लोन। अभी सर हमारे बैंक में, मैं पंजाब बैंक से हूँ, अभी 25 खाते खुले हैं समूह के, सेल्फ हेल्प ग्रुप के। फिर वो सर कब तक लोन अप्लाई के लिए फिर कर देंगे वो लोग? 25 खाते खुले 1 महीने खाते में। खुलने से संबंध नहीं है लोन का, लोन का संबंध है वो ग्रुप कब बना था, ग्रुप कब बना था। और ये कैसे डिसाइड होगा, पंचसूत्र। ग्रुप जब बनता है तो उस दिन का प्रस्ताव होगा, उस दिन का प्रस्ताव होगा रजिस्टर में कि आज ग्रुप बना है। फिर उसके बाद रेगुलर मीटिंग होगी, साप्ताहिक मीटिंग, अगर उन्होंने मैंडेट तय किया तो साप्ताहिक मीटिंग होगी। और साप्ताहिक बचत का अगर निर्णय लिया है समूह ने तो साप्ताहिक बचत को जांच करिए, क्योंकि उस समय तक खाता नहीं था तो वो क्या है खुद जमा कर रखेंगे अपने हाथ में। फिर रेगुलर मीटिंग और रेगुलर कोई अगर समूह के सदस्य को जरूरत है तो इंटरनल लैंडिंग करेंगे। ये सब काम ग्रुप बनने से 6 महीने के अंदर वो पंचसूत्र का पालन करेगा, तब जाके आपको लोन दे पाओगे। तो आप क्या करिए, जो ग्रुप का खाता ओपन हुआ है उस ग्रुप को उनके जनपद में रजिस्टर कराइए, रजिस्टर कराइए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर एक होता है उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है रिवॉल्विंग फंड, है ना, तो 10 से 15 नाबार्ड हजार। के माध्यम से, है ना।
फिर उसके बाद जो है वो रिवॉल्विंग फंड देने के बाद हमारा जो है थोड़ा बाहुबल बढ़ता है, या हमारा एक आता है कि नहीं अच्छा है, उसकी ग्रेडिंग अच्छी हुई होगी तभी वो उसको रिवॉल्विंग फंड मिला है। फिर पंचसूत्र का पालन करते हुए फिर आप उसको क्रेडिट जो है उसको एक्सटेंड करते हैं, क्रेडिट लिंकेज करते हैं, और जरूर देना चाहिए, समाज के विकास के लिए एक अच्छा योगदान करना चाहिए। लेकिन जब आप दे रहे हो तो ऊपर ऊपर मत दीजिए, उसमें इन्वॉल्व होइए ना, आप भी थोड़ा सा उसमें घुस जाइए, 11वां मेंबर मैं हूं करके घुस जाइए समूह में, है ना। तो जब 11वां मेंबर के तौर पे आप जाएंगे तो आप उनसे जो है उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस देंगे, और उनको क्या क्या चीज़ें करनी है वो करेंगे। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार क्या हुआ था, हमने ऐसी 5 समूहों को लोन सैंक्शन किया कैंप के थ्रू में, कोई मिनिस्टर आने वाले थे कैंप के थ्रू। तो हमने क्या किया, उसके आने से पहले हमने अपने एरिया में सारे समूह की जांच कर ली, उसमें से हमें 5 समूह सही लगे, तो हमने क्या किया, कलेक्टर साहब से बोल के उनकी ट्रेनिंग करा दी। तो सब अचार बड़ी पापड़ और क्या क्या टाइप के लोग थे, है ना। तो अब हमने कहा कि चलो इनको 3-3 लाख रुपए अगर दे भी देंगे तो यार 3 लाख के अचार बड़ी पापड़ कितना कितना कुंटल बनाएंगे, हैं, है नहीं ना। हो पाए। बहुत कठिन था। तो हमने कहा कि उनको सैंक्शन 3 लाख करते हैं, उस समय 3 लाख था, आजकल 6 लाख सैंक्शन होता है। हमने डिसबर्स 1-1 लाख रुपए किया, तो 1-1 लाख रुपए भी बहुत होता है अचार बड़ी पापड़ के लिए। रॉ मटेरियल की कीमत कितनी होगी उनके लिए, बहुत कम, और कोई मिस्त्री नहीं, खुद ही उनका मिस्त्री है, हाथ मिस्त्री है उनका। तो हुआ क्या कि जब पहला डिसबर्समेंट किए तो उनका माल आया, खरीदने वाला कोई नहीं, सड़ रहा है, खुद ही खा रहे हैं 10-10 रुपए में, है ना। तो कंज्यूम ही नहीं होगा तो कैश में कैसे कन्वर्ट होगा। जो हम दिए हैं पैसा, रॉ मटेरियल फिनिश गुड, फिर कैश में बिकना चाहिए और फिर हमारे पास आना चाहिए, यही रोल ओवर है फाइनेंशियल का। यही होता है। तो प्रॉब्लम ये हो गई, तो हमने क्या, कलेक्टर साहब से मीटिंग कराई। हमने कहा सर ये जो बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, रेडी टू ईट फूड बना रहे हैं, इनको सभी मध्याह्न भोजन जहाँ जहाँ होता है, आपके संकुल में 118 विद्यालय हैं, 118 विद्यालयों को ये नोटिस जारी कर दीजिए कि अचार बड़ी पापड़ ये 5 समूहों से जारी होगा। हमने लोन दिया है सर, मंत्री के सामने लोन दिया है, मंत्री जी के सामने, तो सर हमारा भी कुछ बात रखिए। तो उन्होंने एक आर्डर जारी किया, सभी स्कूलों से, वो समूहों से जो है उनका, जब तक उस था 2 साल तक तो उनका ऑर्डर था कि यहाँ पर जो है अचार बड़ी पापड़ जाएगा, उनको बढ़िया मिलता था और बैंक में चेक जमा होता था। ताली बनता है ना, ताली बनता है इस बात के लिए, है दीपक जी, ताली बजाइए, ताली बजाइए। तो वो समूह जो है बहुत अच्छा है। और जब मैं वहां से आया तो उनकी लिमिट बढ़ा के आया था, क्योंकि उनके जो अचार बड़ी पापड़ बनते थे तो दीपक जैसे एक होनहार साथी जो है सारे समूह से कलेक्ट करता था और वो 118 स्कूलों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, और जब महीना खत्म हो जाता था तो उनको पेमेंट आ जाते थे। तो ये एक अच्छा सस्टेनेबल बैंक फाइनेंस कहते हैं, जब इस तरह से आप काम करते हो तो सस्टेनेबल बैंक फाइनेंस कहते हैं। दूसरा समूह में आप क्या कर सकते हैं, जैसे समूह में दे रहे हैं तो उनको माइक्रो क्रेडिट प्लान के तहत एक एक काम में, जिनको उनको हुनर है, किसी को बांस बनाने का हुनर है तो उनको बांस बनाने के लिए 20,000 की क्वांटिटी दे सकते हैं। एक कोई गाय खरीदना है तो 20,000 का गाय खरीद के उनको जो है उनको आप तैयार कर सकते हैं। और लेकिन जो उनके जो मार्केटिंग प्रोडक्ट हैं उनको मार्केट प्लेस मिलना चाहिए, तभी जाके आपका सस्टेनेबल बैंक फाइनेंस होगा। अदरवाइज अगर उनको मार्केट नहीं मिला या उनको खरीदने वाला कोई नहीं मिला तो आपका सब काम गड़बड़ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर शहर में हम लोग 50 रुपए 60 रुपए दूध प्रति लीटर खरीदते हैं, ये सर नो चंदन कुमार जी खरीदते हैं, अभी आपके यहाँ आ जाता होगा सुबह। तो आप वो 60 रुपए लगाता है, उसमें कितने पानी भी डाल देता है, पता नहीं रास्ते में ही डाल के आया होगा, है ना। लेकिन एक गांव वाला जो पानी की एक बूंद भी नहीं डालता और उल्टा उबाल के गाढ़ा करके आता है, उसको दूध का जो रेट जाएगा कितना, मतलब 20 रुपए 25 रुपए 26 कुछ भी दे दे, ऐसा टाइप रहता है, उनको मार्केट मिलता नहीं है। तो शहर में आता है, शहर तक जा नहीं सकता है, इसीलिए वो सस्टेनेबल बैंक फाइनेंस नहीं हो पाता है, वो आगे ग्रो नहीं कर पाता है। एक ही बनियान वही पहने रहता है, 10 साल भी जाओगे तो वही बनियान पहने रहेगा, हाँ खाना पीना खाएगा बस, लेकिन वो बनियान वही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं उसका पास उस तरह आगे बढ़ने का, है ना। तो आपको उस पर काम करना है, शायद उसीलिए आप लोग को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको सोचना है कि कैसे नई चीज़ों को करना है, और आपके हाथ में उनके जीवन को बदलने का एक संसाधन है। इतना बढ़िया चीज़ है, आप सोच के अपने एरिया में डिस्कस करके बहुत सारी चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं।
तो ये प्रियरिटी सेक्टर में एक मेजर रोल है। प्रियरिटी सेक्टर में ये हमारे एक साथी ने लिखा है, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी, रेगुलर अकाउंटिंग। वाह, बहुत बढ़िया। ये पंच सूत्र का पालन करेगा तो उसको एक रिवॉल्विंग फंड मिलता है, और रिवॉल्विंग फंड के बाद उनको जो है क्रेडिट लिंकेज मिलता है 6 महीने। तो ये डिपेंड करता है उस समूह के फॉर्मेशन से लेके अकाउंट ओपनिंग से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक है चंदन जी। ओके सर, ठीक। अब आते हैं कि जो ज्यादातर और एक चेंजेस हुआ है वो एग्रीकल्चर में एक सवाल आपको पूछता है कि जो वेयर हाउस में किसान जो है अपने प्रोडक्ट को रखा है, अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रखा है, उसमें मैक्सिमम लोन कितना होगा अगर वो वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट लोन लेने आता है तो? ये सर सवाल 75 लाख। 75। जी, ये बढ़िया है, 75 लैक्स। तो Yes. अगर कोई किसान अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को तुरंत नहीं बेचना चाहता, वेयर हाउस में रखता है, तो 12 महीने के लिए हम लोन देते हैं कि भाई आज किसान को पैसा चाहिए, तो किसान जो है पैसा ले जाता है। अगर वो निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है तो 75 लाख, और नॉन निगोशिएबल रिसीट है तो 50 लाख। लेकिन सवाल पूछता है 75 लाख का, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ यूज होता है, तो मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो 75 लैक्स होगा। और ये 75 लैक्स जो है 12 महीने में रिपेबल होगा, क्योंकि 12 महीने के अंदर उनको फसल जो है उसका प्रोडक्शन जो है बेचना होगा। एक और सवाल जो है पूछता है ज्यादातर, वो पूछता है आपका एग्री क्लिनिक तो हो गया बात, एक सवाल पूछ लेता है उसका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ कि मैक्सिमम सीलिंग कितना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि पर बारोवर कितना जो है वो लोन दे सकते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? स्टोरेज ऑफ प्रोडक्शन होता है, जैसे वेयर हाउस हो गया, मार्केट यार्ड हो गया, गोडाउन हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, तो सीड प्रोडक्शन हो गया, पेस्टिसाइड्स होंगे, बायो पेस्टिसाइड्स, ये सारे जो हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। आधारभूत संरचना बदलने के लिए कृषि क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं और उन कार्यों को करने के लिए जो लोन लिए जाते हैं, उनमें जो फाइनेंस किए जाते हैं, उनको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। और ऐसे एक्टिविटी में अगर कोई लोन लेने आता है तो 100 करोड़ पर बारोवर अगर लोन देते हैं तो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा होता है, तो उसका हो गया 100 करोड़ पर बारोवर। अब एक सवाल जो ज्यादातर आरआरबी में पूछा जाता है वो हाँ, ये पूछे वुमेन बेनिफिशियरी शेयर इन स्टैंड अप इंडिया। इसमें पूछता है क्योंकि स्टैंड अप इंडिया जो है वो वुमेन बेनिफिशियरीज और ST SC जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है, तो वुमेन बेनिफिशियरी कितना होगा जो है साथी टाइप करके बता दीजिए। ये सवाल भी पॉपुलर सीरीज का है, लेकिन ये स्टैंड अप इंडिया जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स का हिस्सा है, इसलिए हम लोग बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या है, एक सवाल एग्रीकल्चर प्रियरिटी सेक्टर में ये पूछा जाता है कि नो मार्जिन नो कोलेटरल शुड बी रिक्वायर्ड फॉर हाउ मच एग्रीकल्चर फाइनेंस। कोई भी 1,60,000। हाँ, 1,60,000 तक के लोन में नो मार्जिन नो कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। इसलिए हमारा दीपक मुस्कुरा रहा है, हम सर इसलिए तो हम 1.5 लाख रुपए तक लोन ले भैया, चिंता की बात नहीं। नो चार्जशीट, नो मेमो, नो एक्सप्लेनेशन, अप टू एग्रीकल्चर फाइनेंस हाउ मच रुपीज 1,60,000 है ना। नो कोलेटरल, तो हमारे दीपक जी बोल रहे हैं नो चार्जशीट, नो मेमो, नो एक्सप्लेनेशन है, नो हरासमेंट, अप टू एग्रीकल्चर लोन अप टू 1,60,000। तो हालांकि ये सवाल काफ़ी पॉपुलर सीरीज का है कि 1,60,000 तक के जो लोन हैं एग्रीकल्चर में उनमें नो मार्जिन नो कोलेटरल सिक्योरिटी रहता है, और ये पूछे जाने की बहुत प्रबल जो है आपके चांसेस रहते हैं। एक सवाल ज़्यादातर और भी पूछा जाता है, स्केल ऑफ फाइनेंस इज टू बी डिसाइडेड बाई, स्केल ऑफ फाइनेंस कौन डिसाइड करता है, कौन करता है? DLTC। ओके, स्केल ऑफ फाइनेंस जो है वो डिसाइड करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी डिसाइड करता है स्केल ऑफ फाइनेंस, कि किसी जिले में आप क्या फाइनेंस करोगे। एक किसान आपके पास आ गया, बोला सर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख तो नहीं दीजिएगा ना, कोई तो पैमाना होना चाहिए। तो वो पैमाना डिसाइड करता है जिले का मालिक, जिसको बोलते हैं DLTC, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है, चलिए ये इम्पोर्टेंट होता है आपका। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछिए।
नहीं तो आज सेशन जो है इसी डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ समाप्त करेंगे। वैसे आपने पिछले 4 दिन 5 दिन से आप देखे होंगे मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी लेट आता था घर 10:30 बजे, क्योंकि अभी भी हम लोग का जोनल ऑडिट जारी है। 8 सेंट्रल स्टेट सी ऑडिटर बैठे हुए हैं, तो उनको सुबह नाश्ता से लेके रात्रि डिनर तक, होटल पहुंचाने तक का जिम्मा सारा चीज़ है। अभी 2-3 दिन और लगेगा। आज थोड़ा जल्दी आ गए तो हमने कहा आपसे डाउट बात करने के लिए आ गया। अदरवाइज आप लोग तो बढ़िया पढ़ रहे होंगे और पढ़ना सर ही। 8 मई को पेपर है सर, इंटरनल मार्क्स कितने आएंगे 0 to 1 में? हाँ, इंटरनल तो 0 to 1 में आपका कौन सा बैंक है? पंजाब ग्रामीण बैंक, पंजाब सिंध बैंक। पंजाब सिंध बैंक। तो इंटरनल के लिए तो पंचसूत्र है। इंटरनल के लिए पंचसूत्र मतलब एक पार्ट तो बिजनेस फिगर हो गया, बिजनेस फिगर। दूसरा पार्ट हो गया आपका क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। तीसरा पार्ट हो गया इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी, इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी। और चौथा पार्ट हो गया एचआर पॉलिसी, एचआर पॉलिसी। और पांचवा पार्ट हो गया आपके बैंक के रिटेल लोन स्कीम्स। ये 5 अगर आप कर लेते हैं तो आपका पूरी तैयारी हो जाएगा। पहला आपका बिजनेस फिगर, दूसरा आपका क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी जिसमें आपका एक रिकवरी की ओटीएस पॉलिसी भी उसके अंदर ले लीजिए, आप समाहित कर लीजिए, क्योंकि एक सवाल पूछ सकता है सेक्रीफाइस से रिलेटेड। तो पहला हो गया आपका बिजनेस फिगर, दूसरा हो गया आपका क्रेडिट पॉलिसी कम रिकवरी पॉलिसी, तीसरा हो गया आपका ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी, और चौथा हो गया आपका एचआर पॉलिसी, जो अभी बहुत उभर के आ रहा है। एचआर पॉलिसी से 2-3 सवाल, कई बैंक में 4-4 सवाल पूछ रहा है। अभी सर चेंज भी हुआ है हमारे बैंक में। और हाँ, एचआर पॉलिसी, एचआर में स्टाफ से रिलेटेड लोन भी पूछा जा सकता है, लीव से रिलेटेड, कोई इंसेंटिव से रिलेटेड, है ना। फिर एक जो है आपका रिटेल स्कीम्स, रिटेल स्कीम्स में 5 चीजें देखनी है। फिर पंचसूत्र आता है रिटेल स्कीम में, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, एलिजिबिलिटी, मार्जिन, रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम, और 5वां सिक्योरिटी। तो पंचसूत्र है, पंचसूत्र सब जगह काम करता है। पंचसूत्र हमारे सफलता में भी पंचसूत्र है, पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना, ये भी पंचसूत्र है ना। पंचसूत्र तो चलेगा। तो और दूसरा आपका मन का तैयार होना, अगर मन तैयार है तो फिर सभी तैयार है। क्योंकि अगर आपने जो है हार गया वो जो मान लिया, हार गया वो जो मान लिया, जीत गया वो जो ठान लिया, और सफलता उसी को मिलेगी जिसने एग्जाम के दिन क्वेश्चन का आंसर पहचान गया। ठीक है, तो हार गया वो जो मान लिया। अगर आपने मान लिया मुझसे कुछ ना हो सकेगा तो आप हार जाओगे। हार गया वो जो मान लिया, जीत गया वो जो ठान लिया। दीपक जैसे, सर हम ही पास होंगे, हमें वो चंदन का पता नहीं लेकिन हमारा पता है सर, हम पास होंगे। चंदन का चंदन जाने, हम तो पास होंगे। तो हार गया वो जो मान लिया, जीत गया वो जो ठान गया, और सफलता उसी को मिलेगी जो एग्जाम के दिन क्वेश्चन का आंसर पहचान गया। तो क्वेश्चन का आंसर पहचानना है, उसके लिए पंचसूत्र का पालन करना है, पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। तो प्रियरिटी सेक्टर से बहुत सारी और भी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड में एक पॉपुलर सवाल पूछता है कि रवि क्रॉप है तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होगा, फसल बीमा? 2%। रवि क्रॉप में 2%? नहीं 1.5% से 1.5% है ना, 1.5। खरीफ में 2%। खरीफ में 2%, एनुअल में 5%। ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड में एक जो है आपका यही सवाल पूछता है, और ज़्यादातर इसमें और कोई सवाल नहीं पूछता है। अच्छा, फिर एमएसएमई में अगर बात करें प्रियरिटी सेक्टर का, तो एमएसएमई में सवाल पूछते हैं उसके माइक्रो, स्मॉल, मीडियम के डेफिनेशन। तो इसके लिए मैंने एक सूत्र दिया था, आप याद कर लीजिए। 1 करोड़, 1 10 50, 5 से गुना करना है। 1 10 50 इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी धंधा पानी कर रहा है उसमें उसका कितना पैसा लगा उस धंधा को शुरू करने में, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, उस बिजनेस को, उस फैक्ट्री को चालू करने में उसका कितना पैसा लगा उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट।
अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो कहलाएगा, 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल कहलाएगा, और 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो उसको मीडियम कहलाएगा। अब एक टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है तो उसका 5 गुना करेंगे तो टर्नओवर हो जाएगा, 5 गुना करेंगे तो टर्नओवर हो जाएगा। अगर किसी इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ है तो माइक्रो इंटरप्राइजेस। अगर किसी इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है और टर्नओवर 50 करोड़ है तो वो स्मॉल इंडस्ट्री। और अगर किसी इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ है तो उसको बोलता है मीडियम। सिंपल सी बात है, ये तीनों याद कर लीजिए, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इससे बाहर आता ही नहीं, बस एक ही सवाल आता है मीडियम का और माइक्रो का। फिर अगला आता है आपका, इसी में आपका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सवाल पूछता है, जैसे हॉस्पिटल वाला हम बात किए थे। फिर एजुकेशन लोन में सवाल पूछता है, और एजुकेशन लोन का सवाल तो इतना इजी कर दिया है, सिर्फ एक ही पूछता है कितने रुपए तक का मैक्सिमम एजुकेशन लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। 20 लाख। 20 लाख। और सभी जानते हैं पहले 10 लाख था, 20 लाख कर दिया। फिर अगला एक चीज पूछता है वो रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी में अगर इंडिविजुअल हाउस है तो कितने रुपए का मैक्सिमम लोन दिया जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो मैक्सिमम लोन है वो इंडिविजुअल का 10 लाख है, और कम्युनिटी का है, पूरे कम्युनिटी के लिए अगर लाइटिंग की जाती है तो वो कितना है, वो है 30 करोड़। 30 करोड़। तो ये हुई ना बहुत जबरदस्त बात, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। फिर आपका वीकर सेक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया, और प्रायोरिटी सेक्टर में हाउसिंग लोन में आपके क्राइटेरिया पूछ लेता है। फिर एजुकेशन लोन, एक्सपोर्ट क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं पूछता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट का सवाल जो है पूछता नहीं है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर के हिस्सा हो गया। और प्रायोरिटी सेक्टर में और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो और पूछता है, अगर देखेंगे तो फिर अगले किसी दिन हम लोग अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और इसमें ढेर सारे मटेरियल आपके लॉगिन सेक्शन में हैं, वीडियोस भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं। अगर मैं भूल भी गया आपको मॉक टेस्ट देना तो आप लोग करते रहिए, क्योंकि मेरे को खुद को याद नहीं रहता कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ फिर वहीं रहता हूँ। अभी आप लोग के साथ हूँ तो धुन ही जमा है आपके साथ, है ना किसी की फिक्र ना कुछ। तो मैं उसी तरह में, अगर मैं ऑडिटर के साथ हूँ तो पूरी तरह ऑडिटर के साथ हूँ, मुझे पहचानता नहीं कि दीपक कौन है। 100% इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें क्या आता है, आनंद भी आता है, मजा भी आता है। अगर मैं वहाँ ऑडिटर के पास हूँ और मैं चिंता कर रहा हूँ वहाँ दीपक मेरा इंतजार कर रहा होगा पढ़ाने के लिए, तो फिर मैं टेंशन में रहूंगा, वहाँ भी नहीं रहूंगा यहाँ भी नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए ऑडिटर के पास हूँ। तो बताइए सर ऑडिटर साहब क्या खाएंगे, फल्ली मंगाऊँ, चाय मंगाऊँ, पानी मंगाऊँ, आइसक्रीम खिलाऊँ, और क्या चाहिए सर बताइए। आइसक्रीम खिलाओ, चलो कल आइसक्रीम खिला के लाए। तो 100% इन्वॉल्वमेंट ये जीवन में सीख भी देती है। अगर आप जहाँ हैं तो वहाँ 100% दीजिए, घर में हैं तो 100%, ऑफिस में हैं तो 100%। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप जीवन में सक्षम हो पाएंगे। जो चीज़ आपके लिए आपने सोचा है, डिसाइड किया है, उसको आप पूरा कर पाएंगे, अपना 100% कंट्रीब्यूशन उस काम में दे पाएंगे। चलिए, आप लोग के अच्छे भविष्य, अच्छे कार्य निष्पादन की कामना करते आपसे विदा लेता हूँ। वैसे मैंने और भी टॉपिक आज सोचे थे, कैश रिलेटेड इशू जिस पर डिस्कशन करने थे, अगली बार कर लेंगे। और गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स पे भी सोचा था, इसके भी इम्पोर्टेंट चीज़ें तो अगले टॉपिक में हम लोग बात कर लेंगे। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो भी आपके लिए पॉपुलर टॉपिक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसमें सवाल आता है। फिर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड रिलेटेड भी सोचे थे। ये तमाम चीज़ें हम आगे भी करते रहेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, और बातचीत करते करते अगर कुछ ज्ञान मिल जाए तो उससे बेहतर क्या है। ठीक है, बहुत ज्ञान मिलता है। तो आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए और आपके बेहतरीन कल्याण की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आपकी जय हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।